एडेक्सल फिजिक्स, सर इमरान यामीन, यूनिट 4। और टॉपिक चल रहा है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में मेन टॉपिक हमारा चल रहा है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इस पीएमटी की शीट में, ये बेटा पीएमटी वाली शीट है, physicsmathtutor.com। इस शीट के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्लास के अंदर एक क्लास कर चुका हूँ, और उस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुँच गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 को जब मैं देखता हूँ तो ये वाली पिक्चर मुझे याद आती है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड का जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे भी ये बात पढ़ी थी कि जे जे थॉमसन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ अप्लाई किया था बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, और फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशो को कैलकुलेट किया था। चार्ज टू मास रेशो का एक और नाम है स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज टू मास रेशियो का एक और नाम है स्पेसिफिक चार्ज, क्योंकि चार्ज को हम लोग क्यू लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इसको ई लिखते हैं, और कभी भी मास से डिवाइड कर दें तो मास से डिवाइड करने का मतलब पर यूनिट मास के लिए टर्म यूज की जाती है स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय मास। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए मुझे ज़्यादा लंबी नहीं करनी चाहिए। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा ज़रा जल्दी से इसको पढ़े और अब आगे चलें। क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में गौर से सुनिएगा। कहते हैं इन्होंने स्पेसिफिक चार्ज निकाला इलेक्ट्रॉन का, और उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज 2000 टाइम्स बिगर आया। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब ई बाई एम, किसका? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम इस 2000 टाइम किसका? तो जरा आगे पढ़ें, 2000 टाइम हाइड्रोजन आयन। अच्छा, ये तो हाइड्रोजन आयन है, इस हाइड्रोजन आयन को बहुत इजी लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बात दिमाग में आती है? हाइड्रोजन आयन का कोई आसान सा कोई नाम बताए कोई बच्चा मुझे, कोई भी बता दे। नहीं, H प्लस तो है, और इजी नाम करो, प्रोटॉन। अनस ने ज्यादा अच्छा लफ्ज यूज कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो H पॉजिटिव बन गया, H पॉजिटिव बन गया तो मतलब प्रोटॉन बन गया। ठीक है ना, अब तो मैंने प्रोटॉन लिख दिया, वरना आप H प्लस भी लिखेंगे तो सारे भाई आपकी बात सही है बिल्कुल। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात बेटा, फिर मुझे ये बताइए, ये बात बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल है। चार्ज दोनों का इक्वल है, और अगर चार्ज दोनों का इक्वल है तो मैंने चार्ज को चार्ज से कर दिया डिवाइड, क्योंकि मुझे पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल, तो मैंने दोनों को कैंसिल आउट मार दिया। अब जो शक्ल बाकी बची, इस शक्ल में अगर मैं गौर करूं तो यह है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इसको रेसिप्रोकल करना चाह रहा हूँ, रेसिप्रोकल करना चाह रहा हूँ, तो ये बन जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको भी रेसिप्रोकल करो, ये बन जाएगा 1/2000। इसको भी रेसिप्रोकल करो, ये बन जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, 2000 डिवाइड है, 2000 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो अब मैं कह सकता हूँ, कह रहे हैं कि आपको जो हमने ये बात बताई है इस बात से आप कंक्लूड क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन से क्या कंक्लूड करते हैं? तो ये तो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है, जो कंक्लूजन मैंने इसमें से निकाला है वो क्या है? तो कंक्लूजन जरा सुनिएगा। कंक्लूजन ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन के बजाय मैं आंसर लिख रहा हूँ, मैं इसलिए उसी की लैंग्वेज यूज करूंगा। उसने लैंग्वेज बोली है हाइड्रोजन आइन, ठीक है ना, अब उसने लैंग्वेज बोली है हाइड्रोजन आइन, तो मुझे वही टर्म यूज करनी चाहिए। मास ऑफ हाइड्रोजन आइन इज 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, टाइम्स भी लिख सकते हैं, और मार्किंग स्कीम में टर्म यूज की गई है हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हैवियर देन का मतलब भी वही है। ठीक, तो 1 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए इसको ज्यादा लंबी नहीं करें, बस काफी है इतना लिख लेना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रेसिप्रोकल मैंने इसलिए लिया कि ई से ई कट गया, और जब ई से ई कट गया तो ये बाकी बचा 1/m e इज इक्वल टू 2000 इंटू 1/m p। अब इसकी इंग्लिश बना के दिखाओ मुझे। हाँ बेटा अनस, इसकी इंग्लिश बना के दिखाओ। नहीं बनेगी ना बट, कुछ भी इंग्लिश नहीं बनेगी, कितना अजीब सा जुमला रहेगा, बेवकूफ़ाना जुमला सुनना। रेसिप्रोकल ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2000 टाइम रेसिप्रोकल ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। काफी अजीब सा हो जाएगा ना, तो मैंने इसको इजी करने के लिए रेसिप्रोकल मारा, तो रेसिप्रोकल मार के देखिए कितनी मासूम सा इसका रिजल्ट बन गया। ठीक है बेटा, चलिए, तो हम आसान सा कंक्लूजन निकालना चाह रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, कैथोड रे ट्यूब।
अभी कैथोड रे ट्यूब इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से दिखा दी है, और यूट्यूब के ऊपर तो खैर आपको पूरे फिजिकल भी नजर आ जाती है किस शक्ल की होती है। इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है सर? कैथोड रे ट्यूब के अंदर हो ये रहा होता है कि एक तरफ से हम लोग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाकर, इलेक्ट्रॉन गन से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधी जा रही होती है, और इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है जनाब, ये इन्होंने लिखा हुआ है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के जरिए डिफ्लेक्ट करा देते हैं। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं जो डिफ्लेक्ट करा देती हैं। अच्छा, कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन है, इसमें एक फिलामेंट लगा हुआ है, दिस इज फिलामेंट। इलेक्ट्रॉन गन में एक फिलामेंट लगा हुआ है। कह रहे हैं जब हम इस फिलामेंट को गर्म करते हैं, जब हम इस फिलामेंट को गर्म करते हैं तो जरा थोड़ा सा एएस की फिजिक्स में जाना, जो वहाँ पे हम लोग आपको पढ़ाते थे क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में पढ़ाते हैं कि जब किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और अगर कुछ ज़्यादा ही एनर्जी दे दूँ तो इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल के बाहर आ जाता है। तो याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट इंसिडेंट कराते थे और लाइट इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर फेंक देता था। तो लाइट से इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक देना, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर कहीं पे टर्म हो कि मैंने फिलामेंट को हीट किया, तो बेटा हीट करने के लिए टर्म यूज करते हैं थर्मल एनर्जी। हीट करने का मतलब थर्मल एनर्जी, ठीक है जनाब। और इस थर्मल एनर्जी से क्या हो रहा है सर? एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और याद है एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो आयन बन जाता है। तो इस पूरी चीज का नाम होता है थर्म आयोनिक इमिशन। तो आप इस डेफिनेशन का रट्टा मारें कि अगर मैं किसी फिलामेंट को हीट करूं और हीट करने से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाए, तो गर्म करने से इलेक्ट्रॉन का इमिट कराना, इट इज कॉल्ड थर्म आयोनिक इमिशन। और अगर लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट कराऊं और लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए, तो इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट राइट नाउ इन दिस एग्जाम्पल वी आर इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय थर्मल एनर्जी, सो दिस प्रोसेस इज नॉट नोन एज थर्म आयोनिक इमिशन। तो सिंपली 1 मार्क क्वेश्चन है, लंबी नहीं करने की जरूरत है। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन हीटेड फिलामेंट से निकलने प्रोसेस का नाम बताएं, सिंपली थर्म आयोनिक इमिशन। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहे थे ना, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को जब ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं ना, तो नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सिलरेटेड। इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सिलरेट कराते हैं, और एक्सिलरेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है 1.5 किलो वोल्ट। 1.5 किलो वोल्ट। तो आपको पता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को आप एक्सिलरेट कराओगे ना, तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा। तो लिखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर accelerated, they, अच्छा अच्छा। अरे फिर मैं ये कर सकता हूँ कि यार मैं जो ना राउटर के करीब जाके बैठ जाऊँ, या मैं एक और काम कर सकता हूँ कि इस टाइम के बाद जितने लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं मैं सबको बोलूँ भाई इंटरनेट बंद कर दो, 1 मिनट रुकिएगा मुझे, क्योंकि मैं इस वक्त ना अपने घर पे नहीं हूँ यार। हमारे घर वाले ना हमें लेकर आ गए हैं कि भाई घूमने के लिए कि भाई के घर। हाँ नहीं, मैं भी कर, 1 मिनट रुकिए, मैं भी जरा पहले सारे को बोल दूँ भाई अपना इंटरनेट हटाओ। अरे मैं जब तक लिख रहा हूँ जरा इसको कॉपी करें, मैं बोल कुछ भी नहीं रहा। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड दे एक्वायर काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला होता है सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज से एक्सेलरेट कराया हुआ हो, तो याद है काइनेटिक की एनर्जी की एक यूनिट होती है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो जो ईवी है ना, उस ईवी में दर हकीकत ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और वी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। यानी कितनी अजीब सी बात है कि ईवी यूनिट भी है और ईवी यूनिट भी है और फॉर्मूला भी है, ठीक है जनाब। तो EV is the formula to calculate kinetic energy if a charged particle is accelerated by certain voltage and it is equal to half mv square। तो बेटा कॉपी कीजिए, लिखने पे फोकस कीजिए। आवाज भले से ना आ रही हो, रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। अच्छा जनाब, इस EV is equals to half mv square, in this question we have to calculate velocity। तो बेटा वेलोसिटी में कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो E है, E फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज,
इलेक्ट्रॉन का बेटा चार्ज है 1 सॉरी चार्ज नहीं दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का बेटा चार्ज होता है आपको पता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। इट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यार अब्दुल्ला यहाँ पे इंटरनेट की क्वालिटी बहुत खराब आ रही है। आप पहले तो नीचे सबसे रह के बोलो कि पापा बोले इंटरनेट सब लोग अपना डिस्कनेक्ट करो। हाँ है। हाँ फिर भी, और फिर मुझे ऊपर आगे अपडेट करो, नहीं तो फिर मैं राउटर के जाके करीब बैठूँ। अच्छा बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, सर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज 1.5 एक्सपोनेंट 3 किलो है ना बेटा, इसलिए एक्सपोनेंट 3। ठीक। तो बेटा ये ई की वैल्यू हो गई, ई के बाद वी की वैल्यू हो गई। उसके बाद अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पे सर ये जो टू डिवाइड हो रहा है, डिवाइड वाला टू, सर ये डिवाइड वाला टू माना कि मल्टीप्लाई होगा। सर ये एम मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई वाला एम माना कि डिवाइड होगा। और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31। वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है, सर ये स्क्वायर माना कि बन जाएगा स्क्वायर रूट। और इस वेलोसिटी का रिजल्ट आ जाएगा भाई, कैलकुलेट करने में टाइम नहीं जाया करना। जो बोला शो दैट वही नंबर लिख दो डायरेक्ट, रिजल्ट आएगा 2 एक्सपोनेंट 7। बड़ा जरा इसको जल्दी से कॉपी कर लें। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि अभी इस दरमियान में भी क्या आवाज आ रही है या गड़बड़ कर रही है? अच्छी हो गई ना, मैंने सबके वो हटवा दिए इंटरनेट ना। सही है। ठीक है जी। अच्छा और आगे चलते हैं जी, और आगे चलें। जब हम बेटा और आगे चलते हैं तो यहाँ से वेलोसिटी तो आ चुकी है, आगे चलें तो नेक्स्ट पार्ट है जी। नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि मुझे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर अब लगने लगा है इस टॉपिक। क्या ऊपर वाला सवाल भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो। अच्छा इसके अंदर क्या हो रहा है जरा सुने। शो दैट एक्सिलरेशन, पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो यार ये बताओ फिजिक्स में कभी भी एक्सेलरेशन की बात होगी ना फिजिक्स में, तो फौरन जहन में बात आएगी सर एफ इक्वल टू एम ए या वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है। अच्छा ये जो चार्ज पार्टिकल है, हाँ अब बेहतरीन हो गया। अब उनको बोला बंद ही रखना। हाँ। अच्छा बेटा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से बेटा जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो रहा है। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है बेटा ई क्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ई क्यू। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो रहा है वहां पे दो प्लेट है, और दो प्लेटों के बिटवीन का डिस्टेंस डी है। तो वोल्टेज का फार्मूला होता है ई डी, और ई का फार्मूला होता है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो आप देखिएगा मैंने इस ई को रिप्लेस कर दिया वी अपॉन डी से, क्यू ऐसे ही है। एम ए में से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सर एम मल्टीप्लाई एम को उधर भेज दे, एम माना कि डिवाइड हो गया। तो देखिए जो उसने फार्मूला कहा था वो ड्राइव हो गया। तो इस क्वेश्चन में अगर हम गौर करें ना तो हमने पहले सोचा है एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू एम ए, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ई क्यू, वोल्टेज नजर आ रहा है डेरिवेशन में, सर वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस ई। एक्सेलरेशन आ गया, और अब एक्सेलरेशन आ गया तो अब अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, और ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टाइल की लग रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टाइल की लग रही है भाई। तो चले जी हिम्मत करते हैं सवाल करने की। क्वेश्चन क्या है तो जरा सुनिए। क्वेश्चन के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि ये बताइए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। एक बात, जो हमने वेलोसिटी अभी अभी कैलकुलेट की है इट इज हॉरिजेंटल वेलोसिटी। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी 2 एक्सपोनेंट 7 है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी 2 एक्सपोनेंट 7 है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। टाइम कैलकुलेट करना है। कोई बच्चा बेटा मुझको टाइम बताए कितना टाइम लगेगा। मैं प्रोजेक्टाइल मोशन दिमाग में लेके चल रहा हूँ भाई, हॉरिजेंटल वेलोसिटी से इतना डिस्टेंस कवर करने का टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ। 4 एक्सपोनेंट 6। 4 कहाँ से होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 बना के डिवाइड होगा 2 से, तो 2 कट जाएगा यार। हाँ 2 से 2 कट जाएगा।
तो ये एक्सपोनेंट 7 बना के बनेगा एक्सपोनेंट 9, 9 ऊपर आके मुझे तो लग रहा है एक्सपोनेंट -9 लगेगा। ठीक है, एक्सपोनेंट -9। अच्छा, मैं कहीं और आया हूँ इसलिए मेरे सामने भाई को मार्किंग स्कीम का कोई असरा नहीं है, तो मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है जी, जब घर पे होते हैं ना तो थोड़ा असरा होता है, इधर उधर हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें तो टोटली आप कैलकुलेटर चला के मेरे साथ चलिएगा। तो 2 से 2 कट गया, एक्सपोनेंट -7 आ गया। इट इज द टाइम। अच्छा, जितना टाइम इसको हॉरिजेंटल डिस्टेंस में लगा होगा ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, उतना ही टाइम नीचे से ऊपर जाने में लग रहा होता है। टाइम एक साथ चला रहे होते हैं, टाइम सिंक होके चल रहा होता है। तो टाइम ऊपर का भी यही वाला होगा। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, यार ये बताओ कि जब ये पार्टिकल ऊपर गया है तो इस पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फोर्स ने प्रोड्यूस किया है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का बेटा फॉर्मूला है V Q D M। वोल्टेज कितना है? तो सर वोल्टेज उसने क्वेश्चन के शुरू में दिया, नहीं नहीं, डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज। याद रखिएगा दोनों में फर्क है। ये वाला जो वोल्टेज है ना, इस वोल्टेज का नाम है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एक्सेलरेटिंग का मतलब वोल्टेज वो वाला जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे धक्का दे रहा था। तो इट इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन को आगे धक्का देने वाला वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन यहाँ से पैदा हुआ, उसको आगे धक्का देने वाला वोल्टेज, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ठीक है। और ये जो दो प्लेटें लगी हुई हैं, इन दोनों प्लेटों के बिटवीन में जो वोल्टेज है, इट इज द वोल्टेज विच इज डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज। तो डिफ्लेक्टिंग वाला वोल्टेज देखना भाई, डिफ्लेक्टिंग वाला वोल्टेज ये दिया हुआ है उसने। डिफ्लेक्शन वाला वोल्टेज है 50 वोल्ट। 50 वोल्ट है भाई। तो 50 वोल्ट है डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19। प्लेटों के दरमियान का डिस्टेंस, प्लेटों के दरमियान का डिस्टेंस, प्लेटों के दरमियान का डिस्टेंस 0.01। 0.01 प्लेटों के बिटवीन का वर्टिकल डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन का मास 911। सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है जी, अगर कर लें तो बता दें भाई। हाँ पे, अरे चलो ऐसा करें ना, हम लंबा टाइम कर रहे हैं, हमें चाहिए ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस। अब वर्टिकल डिस्टेंस दर हकीकत यहाँ पर जो है ना, वो ये वाली शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है। जब एक्सेलरेशन हो तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है ut+12 AT²। इस डिस्टेंस को उसने लिखा है y। अच्छा गौर कीजिएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी लोगे जीरो। ये बिल्कुल वही वाला सवाल है जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं होता था, बिल्डिंग की छत से जब पत्थर को थ्रो करते थे, बिल्डिंग की छत से जब पत्थर को थ्रो करते थे, तो हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ले लेते थे। इसी तरह हॉरिजेंटल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती थी, पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ले लेते थे। इसमें भी वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, तो ये पोर्शन जीरो हो गया। एक्सेलरेशन अभी आपने मुझे बताया ही नहीं है। टाइम एक्सपोनेंट -9 मीटर है। 8.8 एक्सपोनेंट 40। ठीक है जी, इसको मैं हाईलाइटर कर दिया मैंने कि ये 8.8 हमें सारी मायने बताया है। तो ये मैं यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, 8.8 एक्सपोनेंट 40। ठीक है जनाब। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और हाफ एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर। और अब आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो आप मुझे मुझे बेटा बता सकते हो कितना डिस्टेंस आ जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज वाई। वर्टिकल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, कोई बच्चा बता दे। टाइम तो ये वाला यूज करोगे ना, जितना टाइम हॉरिजेंटल मोशन में लगेगा उतने टाइम वर्टिकल मोशन में लगेगा। 4.4 एक्सपोनेंट -4। ठीक है। अच्छा जी, मैंने मार्किंग स्कीम खोल ली है, अब उसमें 3.3 आ रहा है भाई। हाँ, वैल्यू सारी की सारी हमारी वाली है, 50, दिस हर चीज़ हमारी मुताबिक है। सिर्फ टाइम में उसने लिखा है 8.7 एक्सपोनेंट -10 एक्सपोनेंट। हाँ, और उसकी वजह वो क्या ले रहा है, वजह ये, अच्छा अच्छा सही बात समझ में आ गई।
हम लोगों ने ऊपर जो वो ये लेकर आए हुए ना राउंड ऑफ ये वाला 2 जो इसने बोला हुआ है, तो ये मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट करके 2.3 आएगा। तो ये 2.3 आएगा, तो फिर ये सारे के सारे आंसर्स को उसी लिहाज से अफेक्ट करेगा। हमने इनकी बात मान ली, हम एडेक्सल वालों पे यकीन कर लिया। आइंदा एडेक्सल के आंसर पे कभी यकीन नहीं करना, जो कैलकुलेटर में आया हुआ हो उसको लेके चलना। इसको लेके चलोगे 2.3, तो तुम्हारा आंसर 3.3 एक्सपोनेंट -4 आएगा। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को दोबारा नहीं, कौन सा वाला? ये देखिए, देखिए ये देखिए ना, ये लिखा हुआ है दिस इज द 50 वोल्टेज। और ये जो 50 वोल्टेज है, ये दोनों प्लेटों के बिटवीन का वोल्टेज है। दोनों प्लेटों के बिटवीन का वोल्टेज 50 वोल्ट, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उसने फायर किया था, उस इलेक्ट्रॉन को जो वोल्टेज देके भेजा था, वो था 1.5 किलो वोल्ट। तो ये इसको मैंने अभी ऊपर हाईलाइट भी करा था कि इट इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड इट इज डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज। ठीक है भाई। हाँ, डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज है, उससे डिफ्लेक्शन हो रही है और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग है। एक्सेलरे और ऊपर उसने लिखा हुआ था कि हमने इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्टेज से पुश करा है, एक्सेलरेट किया, सो इट इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। और यहाँ पहुंच के इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जब घूमेगा तो वो घूम रहा है ड्यू टू 50 वोल्ट। डन है। अच्छा जी, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि जनाब CRO आपको पढ़ना आता है या नहीं? आप मुझे बताएं, आप लोगों को CRO पढ़ना आता है या नहीं? जी बेटा, कोई बच्चा बताए। अनस भाई आप बताएं, CRO मेरे ख्याल में तो मैंने आपको आप यूनिट 3 पढ़ाया हुआ है और उसमें मैंने CRO पढ़ना सिखाया था। तो याद है या बिल्कुल याद नहीं है, जैसा आप बोले। थोड़ा बहुत याद है। लाइबा आपको बेटा CRO आता है? अच्छा, मैं समझा लेता हूँ, जरा सुनिए। कहते हैं CRO में जो है ना, नीचे सिलेक्टर लगे हुए होते हैं। इसमें भी अगर आप देखोगे ना, तो ये सिलेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब ये मैंने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया, इसलिए काफ़ी पिक्चर ब्लर हो गई। इनमें से कोई एक सिलेक्टर होता है जिसपे लिखा हुआ होता है टाइम बेस, और कोई एक सिलेक्टर होता है जिसपे लिखा हुआ होता है वाई सेटिंग या वाई गेन। तो दो सिलेक्टर होते हैं, ठीक है जनाब। तो इसमें से कह रहा है कि भाई मैंने दो में से एक सिलेक्टर को टर्न ऑफ कर दिया है, दैट इज टाइम बेस। ठीक। तो अब ये वाली बात सीख लेना कि कभी भी टाइम बेस सेलेक्टर टर्न ऑफ कर दिया जाए, तो टर्न ऑफ करने से स्क्रीन पर, CRO की स्क्रीन पर जो इमेज बनता है ना, वो हमेशा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनती है। ये लिख लीजिए इस वाली बात को, वरना भूल जाएंगे। अगर टाइम अगर टाइम बेस स्विच ऑफ हो, तो स्क्रीन पर बनती है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे थोड़ा और ज्यादा बोलने दीजिए। कहते हैं अगर टाइम बेस ऑन है, आपने वाई सेटिंग वाले सिलेक्टर को ऑफ कर दिया, तो जब आप वाई सेटिंग वाले सिलेक्टर को ऑफ कर देते हो, ठीक है जनाब, तो वाई सेटिंग ऑफ करने से स्क्रीन के ऊपर हमें मिलती है हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। ठीक है जनाब। अगर मैंने टाइम बेस ऑफ कर दिया तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वाई सेटिंग ऑफ कर दिया तो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। दोनों को ऑफ कर दिया तो वो सभी कुछ बंद हो जाता है। अच्छा, दोनों को ऑन कर दूं तो क्या होगा? तो सारे में ये तो आसान सवाल है, इसका जवाब दे सकते हैं आप। टाइम बेस और वाई गेन, दोनों को मैंने ऑन किया हुआ है, दोनों को मैंने ऑन करा हुआ है, तो क्या होगा बताएं? अब नहीं ना, फिर ना, फिर इस तरह साइन वेव बनती है। लिख लो भाई ये तीनों बातें, तीनों बातें लिखो, तीनों को नहीं पता है, आपस की बात है। जल्दी से नोट करो। टाइम बेस ऑफ कर देंगे तो स्क्रीन पे आएगी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। वाई सेटिंग ऑफ कर देंगे तो स्क्रीन पे आएगी हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। दोनों ऑफ कर देंगे तो सर सभी कुछ बंद हो जाएगा। और अगर दोनों को ऑन कर देंगे तो साइन वेव बनती है। और इस साइन वेव से हम वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं और टाइम भी मेजर कर सकते हैं। वाई सेटिंग का काम असल में वोल्टेज मेजर करना है।
वाई सेटिंग का काम असल में वोल्टेज की मेजरमेंट है। और शायद आपको फार्मूला भी आता हो कि वोल्टेज का फार्मूला होता है वाई सेटिंग इनटू हाइट। वाई सेटिंग इनटू वेव की हाइट। और टाइम बेस से बेटा टाइम मेजर करते हैं, फार्मूला लिख लो। फार्मूला होता है टाइम बेस सेलेक्टर की रीडिंग इनटू लेंथ ऑफ वन साइकिल, जिसको वेवलेंथ भी कहते हैं हम लोग। तो टाइम बेस सेलेक्टर पे जो नंबर लिखा होता है उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं लेंथ ऑफ वन साइकिल से। और वर्टिकली जो वाई सेटिंग होती है उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं जो साइन वेव दी होगी उससे, हाइट, उसकी हाइट से। अच्छा, ये तो मैंने आपको कुछ पुरानी यादें दिलाई हैं। अब मैं सवाल पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन भाई ये है कि लैब में टाइम बेस ऑफ कर दिया है, पक्की बात है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगी। उस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में कह रहे हैं कि स्टूडेंट को जो हमने करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, उसकी आरएमएस वैल्यू 53 है। आरएमएस वैल्यू 53 है। आरएमएस याद रखिएगा, जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो आरएमएस का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आरएमएस तो एवरेज होता है। तो ग्राफ बनाने के लिए, सीआरओ स्क्रीन बनाने के लिए पीक वैल्यू चाहिए होती है, और बाकी कैलकुलेशन करने के लिए आरएमएस वैल्यू चाहिए होती है। भाई मुझे पावर कैलकुलेट करना है, आरएमएस वैल्यू चाहिए। मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मुझे आरएमएस वैल्यू चाहिए। तो पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट में सारी वैल्यूज आरएमएस लेते हैं। लेकिन अगर आप सीआरओ का स्क्रीन पर उसका डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन डिस्प्ले के लिए आपको चाहिए पीक वैल्यू। और पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट टू इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू। तो इस सवाल में आरएमएस वैल्यू है 53। अंडर रूट टू डिवाइड है अंडर रूट टू, वहां लगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोई बच्चा मुझे बताए पीक वैल्यू क्या आएगी? 75 आएगी। ठीक है, पहले तो ये बात नोट कर लें कि पीक वैल्यू 75 आएगी। अब 75 के बाद, 75 के बाद अब जरा पढ़ें क्या आगे कह रहे हैं। ड्रॉ द ट्रेस, ट्रेस बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रेस बनाऊंगा मैं। अब इस ट्रेस को बनाने के लिए कोई और इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है? नहीं जनाब, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। अभी 75 वोल्ट है। अब आप खुद बताइए 75 वोल्ट के लिए उन्होंने खुद, हाँ ये रही ना इन्फॉर्मेशन, ये रही। कह रहे हैं एक डिवीजन 25 वोल्ट का है। तो बताओ, अगर एक डिवीजन 25 वोल्ट का है, 25 इट बिकम्स 50, इट बिकम्स 75। तो 75 वोल्ट के लिए तीन डिवीजन में तीन डिवीजन में एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, तो तीन डिवीजन ऊपर और तीन डिवीजन नीचे, ऐसी बनेगी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। पीक वैल्यू पीक वैल्यू 75 है। अच्छा सर, आपने ऊपर नीचे क्यों बनाया? ओ भाई, ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। आप पढ़िए ये क्या ऑल्टरनेटिंग है। ऑल्टरनेटिंग के अंदर आपको याद है, अगर ये टाइम बेस भी खोल देता ना, अगर टाइम बेस खोल देता, तो टाइम बेस खोलने पर वेव ये वाली बनती। समझ रहे हो बेटा? टाइम बेस खोल देता तो वेव ऐसी बनती। अब इसने टाइम बेस बंद करा हुआ है। तो जब टाइम बेस बंद कर दिया तो जो सी आर ओ कैथोड रे है, वो कैथोड रे दोनों प्लेटों के बिटवीन में ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी। बल्कि अगर मैं और बेहतर समझा सकूं तो जरा यूं देखिएगा कि ये बताइए कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को अभी मैंने आपको पढ़ाया है इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली कि ये ऊपर डिफ्लेक्ट हो रही है। अगर ऊपर डिफ्लेक्ट हो रही है तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, तभी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रही है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने इन दोनों प्लेटों को एसी से कनेक्ट कर दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में पता है क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट में ऊपर प्लस नीचे माइनस है। फौरन थोड़ी देर में ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब जैसे ही प्लस होगा तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगी। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे भी भागेगी, ऊपर भी भागेगी, नीचे भी भागेगी, ऊपर भी भागेगी। और अब ऊपर नीचे भागेगी तो सामने स्क्रीन पर अगर मैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहा हूँ किसी स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे भागना, ऊपर भी ग्राफ बनाएगा, नीचे भी ग्राफ बनाएगा। इसलिए आपको स्क्रीन के और ऊपर नीचे वर्टिकल लाइन नजर आएगी। सारिम जरा बताना, ये जो वर्टिकल लाइन है ये ऊपर नीचे दोनों तरफ क्यों बन रही है? हम्म। हाँ।
बिल्कुल सही है, ये बात सारिम ने बता दी। अब सारिम इसी बात को, सॉरी सारिम की बात को अनस, कॉमन सेंस लगाना बेटा, कॉमन सेंस। ये बताओ अगर मैं एसी के बजाय डीसी लगा हुआ है, और जब डीसी लगा हुआ है तो डिफ्लेक्शन वन साइड हो रही है, डिफ्लेक्शन वन साइड हो रही है, वन साइड हो रही है। अब मैं आपसे बोलूं कि यार सीआरओ की स्क्रीन पे इमेज बनाओ, तो सीआरओ की स्क्रीन पे कैसे इमेज बनेगा बताओ? ऊपर ही रहेगा, और वो जो डॉट होगा ना एक जगह पे रुक जाएगा बस, एक ही जगह पे टिका रहेगा, पूरा मत बना देना। यानी कोई ये नहीं कह देना कि हाँ ये भी नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा? ओ भाई, जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऊपर छत पे टकरा रही है जाके, ये छत से टकरा रही है ना, इसको छत बोल रहा हूँ मैं, छत से जाके टकरा रही है, तो इमेज भी छत पे बन जाएगा बस, ऊपर नीचे थोड़ी भागेगा। ठीक है, तो सिर्फ ब्लू वाला डॉट बनेगा, ऊपर वाली ग्रीन लाइन भी नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है तो पता है ये डॉट ना भाग रहा होता है, नीचे बीच में आएगा, नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर भागेगा, ऊपर नीचे भाग रहा होता है। तो जिस तरह पंखा भागता हुआ हमें नजर आता है ना, ऊपर पंखा भाग रहा है तो पूरे क्लाउड भरे हुए नजर आ रहे हैं, इसी तरह ब्राइट स्पॉट होता है, ऊपर नीचे भाग रहा होता है, तो हमें देखने में लगता है ऊपर से नीचे तक हर तरफ एक डार्क, सॉरी एक ब्राइट लाइन बनी हुई है। तो ब्राइट लाइन नहीं होती, डॉट होते हैं जो तेजी से ऊपर नीचे भाग रहे होते हैं, तो हमें देखने में ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन हमें लगता है जनाब के वहां पर एक वर्टिकल लाइन बनी हुई है। ठीक, तो काफी कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने। अच्छा जी, सीआरओ का सवाल। हाँ हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं, रुक गया। ऑल्टरनेटिंग लगा रहे हो, डीसी लगा रहे हो? नहीं नहीं भी, ये मैं आपको एक बात बताऊं, सीआरओ में जिस तरह ऊपर नीचे प्लेट लगाई हुई है ना, इसी तरह हॉरिजेंटल आगे पीछे भी प्लेटें हम लोग लगवाते हैं जब टाइम बेस की सेटिंग होती है। इसमें तो टाइम बेस था ही नहीं, तो इसलिए और इसने हॉरिजेंटल प्लेटें लगाई ही नहीं इस डायग्राम में। इस हाँ, इस मतलब इस वाली डायग्राम में इसने ऊपर नीचे वो लगाई है प्लेटें, ऊपर नीचे प्लेटें लगा के ये आपको बता रहा है कि टाइम बेस है ही नहीं। और टाइम बेस डिफ्लेक्शन कराने के लिए हम लोग पता है क्या कराते हैं जनाब? हॉरिजेंटल भी प्लेटें लगाते हैं। वर्टिकल भी लगती है, ऊपर नीचे भी प्लेटें लगती हैं, साइडों से भी लगाते हैं। तो साइडों वाली प्लेटें भी डिफ्लेक्शन करा रही होती है, ऊपर वाली भी करा रही होती है, तो दोनों मिल के साइन वेव बनाते हैं। हाँ, पर ये ना बहुत पुराने वाले। हाँ, पर हॉरिजेंटल लाइन, हाँ 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 रुक जाओ, लेकिन हॉरिजेंटल लाइन, हाँ हाँ रुक तो जाओ, लेकिन हॉरिजेंटल लाइन जब बनेगी जब हॉरिजेंटल प्लेटें भी लगी हुई होंगी। अभी तो प्लेटें ऊपर नीचे लगी हुई है ना, ऊपर नीचे प्लेटें लगी हुई है, वो साइडों में भी प्लेटें लगी हुई होंगी। अब उसके अंदर फिर पता है क्या होगा? जो ब्राइट स्पॉट होगा ना, अगर डीसी लगाओगे तो एक जगह पे जाके रुक जाएगा, और अगर एसी लगाओगे, एसी लगाओगे तो फिर हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से बनेगी, वो इधर उधर भाग रहा होगा ब्राइट डॉट। राइट साइड पे ये, हाँ बस एक दफा जाके एक जगह पे जाके रुक जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, और ये, हाँ लेकिन ये पुराने वाले सीआरओ में ये सारे केस आते थे आईजीसीएसी में, लेकिन अब कोर्स से निकाल दिया इसलिए बच्चों को ये पता पता होता नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद एक नई चीज आ रही है जिसका नाम है कि प्रोटॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए यूएसए में एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है लिनैक। मेरे ख्याल में इसको यही पढ़ना चाहिए, लिनैक। वैसे इसका पूरा नाम है लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है जनाब, इसका पूरा नाम है लीनियर एक्सेलरेटर। तो लीनियर एक्सेलरेटर को इन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है लिनैक। अब लिनैक पढ़ाने के लिए ना पूरी अलग से क्लास चाहिए, तो लिनैक को अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा। लिनैक क्या चीज़ होती है, लिनैक इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज़ लिनैक। और इसी लिनैक को लेकर उन्होंने अगला सवाल भी बनाया है। ये दो सवाल दोनों के दोनों लिनैक के हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन है। मैंने साइक्लोट्रॉन आपको पढ़ाया हुआ है, याद आया किस में पढ़ाया था? मैग्नेटिक फील्ड में था, मैग्नेटिक फील्ड में साइक्लोट्रॉन पढ़ाया था। अच्छा चले, मैं पूरा नहीं सुन रहा, सिर्फ मुझे ये बता दो साइक्लोट्रॉन में क्या हो रहा था। तीन लाइबा से पूछूंगा ना, क्योंकि लाइबा अक्टूबर में पेपर दे रही है। लाइबा मुझे बताएं, पूरा नहीं बताया मुझे, सिर्फ इतना सा बता दें साइक्लोट्रॉन में था क्या, हल्का सा तो पता होना चाहिए ना बेटा। लाइबा, इसका मतलब है लाइबा हमारी क्लास को ना रिवाइज वाइज करती है नहीं, इनकी अम्मी से शिकायत करना पड़ेगी बेटा मुझे। है, बताएं 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 वरना। जी बेटा लाइबा, आप हमें रिप्लाई करेंगी? कुछ याद नहीं आ रहा लाइबा को, लाइबा की शिकायत करना पड़ेगी इनकी अम्मी से कि भाई आप पुराना याद नहीं करेंगी तो अक्टूबर में कैसे टेस्ट पेपर देंगी। अनस तुम मुझे बताओ साइक्लोट्रॉन में क्या हो रहा था?
हाँ हाँ। मैग्नेटिक फील्ड का काम था प्रोटॉन को गोल रास्ते पे घुमाना। और इलेक्ट्रिक फील्ड से ना हम लोगों ने, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑल्टरनेटिंग करंट वाली लगाई हुई थी। हाँ। और यहाँ पे करंट का तो सोर्स भी लगाया हुआ था ना, वो ऑल्टरनेटिंग था। ऑल्ट फिर दोबारा गड़बड़ कर रही है। चले ठीक है, मैं अभी नीचे जाके टीवी बंद कराता हूँ, इन्होंने ना यूट्यूब लगा के बैठ जाऊंगा। हाँ, ऑल दो कि अब हमारी क्लास खत्म हो रही है, और इसको मैं अगला एक और सवाल देख लूँ। मैं आपकी बात समझ गया हूँ बेटा, मैं भी करता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी रदरफोर्ड का है। और इस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में वो बोल क्या रहे हैं, तो जरा इनकी सुन लेते हैं। कह रहे हैं जनाब, रदरफोर्ड साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किया, तो जरा सुनिएगा क्या बात है। उनकी डायरी में से उन्होंने ये अल्फाज निकाले हैं रदरफोर्ड साहब की। फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये कह रहे हैं जी, दोबारा आवाज हमारी खराब हो गई, देखो कोई नीचे टीवी तो नहीं खोली है यूट्यूब इन्होंने। अच्छा। अरे जरा सुनिए जनाब, कह रहे हैं रदरफोर्ड साहब के घर पे गए और उनकी डायरी में से कुछ अल्फाज निकाल के लेकर आए। और वो अल्फाज क्या है, तो जरा नीचे कोटेशन पढ़िए। कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल बहुत फास्ट और मासिव पार्टिकल है, और इसमें ज़बरदस्त एनर्जी होती है। तो अगर इसको स्कैटर्ड कराना है, तो इसको स्कैटर कराने के लिए इनके एक दोस्त थे, रदरफोर्ड के दोस्त हैं, आपने वो पढ़ा था, जीएम ट्यूब, गीगर मिलर। तो इनके दोस्त हैं गीगर। गीगर इनके घर पर आए बड़े जज्बात के साथ, और उन्होंने एक बात बोली है। क्या बात है जनाब, ये दो दोस्तों की गुफ्तगू है जो फिजिक्स के अंदर कोट की जा रही है। तो गीगर मिलर आए हैं रदरफोर्ड के घर पे, गीगर भाई। और ये आके उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली है। इनकी स्टेटमेंट सुने। फिजिक्स के साइंटिस्ट फिजिक्स की बातें कर रहे हैं बैठ के, और ये बातें जो कह के चले गए, एडेक्सल वालों ने उठा ली, और कह रहे हैं भाई इन बातों को पढ़ो, और सारे भाई इनकी बातों को ना कमेंट्री करो। ठीक है, कमेंट्री करनी है। तो क्या कमेंट्री होगी? हाँ, ठीक है भाई। तो पहले जरा गौर से पढ़ो, फिर मैं इसके ऊपर कमेंट्री तुम्हें सुनाता हूँ क्या है। पहले खुद से आप पढ़ो ना, ये तो आपके लिए सारे भाई इसकी बुक में से, घर की डायरी में से ये अल्फाज चुरा के लेकर आए, कि हम सारे में से बोलेंगे बताइए इसका क्या मतलब है। जी सारे भाई पढ़िए। जी जिस, हाँ, चुरा के लाए उनकी डायरी में से अल्फाज, और आप हमें बताएंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो इनको ये पता चली है कि अल्फा पार्टिकल जो है ना टकराकर वापस आ रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स कमिंग बैकवर्ड। ठीक है जनाब। इट वॉज ऑलमोस्ट एन इनक्रेडिबल एज इफ यू फाइंड अ 15 इंच शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट केम बैक एंड हिट यू। ठीक है जी, तो इनकी कहानी समझ में आ गई उन्होंने क्या फरमाया है। तो गीगर साहब ने घर पे कोई एक्सपेरिमेंट किया है, और एक्साइटमेंट के साथ वो अपने दोस्त रदरफोर्ड के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये बात कह दी है, तो असल बात यह है कि 15 इन शेल के अंदर टिश्यू पेपर रखा हुआ है, और उससे ये टकरा कर वापस आ रही हैं। तो इस वाली बात का क्या मतलब लेते हैं आप? जी बेटा, कुछ बात समझ में आती है, कुछ कह सकते हैं आप? तो मैं तो आपसे आखिर में ये कहूँगा कि देखो भाई, एडेक्सेल वाला ना जब कोई क्वेश्चन भेजता है ना, तो क्वेश्चन में पहले तो वो एक लंबी लंबी कहानी सुनाता है। उस लंबी लंबी कहानी में यूजुअली हमने कुछ भी नहीं करना होता। वो जितनी कहानी सुना रहा है, जितनी इंग्लिश फेंक रहा है, उसकी इंग्लिश पूरी सुन लो, और सुनने के बाद आंसर वही लिखो जो आपको आता है। ठीक है ना? तो इसने इतनी लंबी कहानी सुनाई, और इतनी लंबी कहानी सुनाने के बाद जरा देखें हमारे पास क्या नॉलेज है। नॉलेज ये है कि अल्फा पार्टिकल एक बहुत हैवी पार्टिकल है, जिसका मास बहुत ज़्यादा है, जिसका चार्ज बहुत ज़्यादा है। और जब हम इसको 15 इंच के शेल में थ्रो करते हैं, तो बहुत हाई स्पीड से थ्रो करते हैं। और जब हाई स्पीड से थ्रो करते हैं, तो इसका मोमेंटम भी बहुत हाई होता है। तो मास ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा, मोमेंटम ज़्यादा, इतने हाई मोमेंटम के बावजूद अगर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो पक्की बात है कि उसके ऊपर कोई बहुत स्ट्रांग फोर्स लग रही होगी। और वो तो बहुत स्ट्रांग फोर्स लग रही होगी ना, तो वो स्ट्रांग फोर्स कोई ऐसा पॉइंट सोर्स लगा रहा होगा जिसके ऊपर हैवी पॉजिटिव चार्ज होगा। और वो पॉइंट दर हकीकत एटम का न्यूक्लियस है। तो कमेंट्री क्या माननी है कि एटम का न्यूक्लियस इज अ हैवी पॉजिटिव चार्ज, गोल्ड न्यूक्लियस हैविंग हैवी पॉजिटिव चार्ज,
and due to that heavy positive charge it can repel alpha particle, and alpha particle is already very heavy particle, very high charge। तो जिसका चार्ज इतना ज्यादा है, जिसका मास इतना ज्यादा है, जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, तो उसको हिट करने के लिए यकीनन न्यूक्लियस से बहुत हैवी फोर्स आ रही होगी। ठीक है जनाब। तो जरा बेटा इसका आंसर में मार्किंग स्कीम वाला आंसर लिख रहा हूँ, पहले बेटा लिख ले। पहले लिखने पहले हम इसके मार्किंग स्कीम वाले आंसर को जरा एक्सप्लेन भी करते हैं। लिखिएगा बेटा क्योंकि इंग्लिश लिखने वाला सवाल है। लिखिएगा ड्यू टू लार्ज mass and speed, the momentum of alpha particle, the momentum and energy, काइनेटिक एनर्जी भी ना, क्योंकि मास और वेलोसिटी ज्यादा होती है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों चीजें ज्यादा हो जाती हैं। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज हाई। ठीक है ना, मास भी हाई, चार्ज भी हाई, मोमेंटम भी हाई। इट वुड बी डिफ्लेक्टेड, इट वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय large repulsive force generated by न्यूक्लियस चार्ज। वो जो एटम के न्यूक्लियस का चार्ज है, देखिए हम सारा का सारा जो जोर लगा रहे हैं ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें ऑलरेडी हम डेली लाइफ में पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एटम के बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पर इस चैप्टर में हम भोले बन गए, हमें नहीं पता कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। हम तो उस जमाने में बैठे हुए हैं जब रदरफोर्ड और गीगर आपस में बातें कर रहे हैं और इनको पता नहीं है कि एटम के अंदर क्या है। तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, वो अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, तो वहां से हम इनकी बात पे कमेंट्री कर रहे हैं कि भाई अल्फा पार्टिकल हैवी मास, हैवी चार्ज, लार्ज मोमेंटम, हाई काइनेटिक एनर्जी। अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ लार्ज फोर्स, एंड दिस लार्ज फोर्स exerted by a heavy positive charge, और वो हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का ही हो सकता है जो इतने हाई मोमेंटम और हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल को रिपेल कर सके। तो एक्चुअली हम लोग डिस्कवर करने जा रहे हैं न्यूक्लियस, इट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है जी। अब जरा जल्दी से बेटा इसका मैथमेटिकल पार्ट भी कर लें ताकि हम आज की क्लास को समेट सकें। जल्दी से बेटा इसके मैथमेटिकल पार्ट पर आइए। मैथमेटिकल पार्ट क्या है? मैथमेटिकल पार्ट ये है कि जरा सुनिएगा। कह रहे गोल्ड के न्यूक्लियस पे इतना चार्ज है, इसकी तरफ आप थ्रो कर रहे हो अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर आप कोई में से कोई बच्चा मेरी बात सुन रहा हो, रदरफोर्ड से पहले एटम का मॉडल क्या था? अनस बताना, रदरफोर्ड से पहले एटम का मॉडल क्या था? रदरफोर्ड से पहले एटम का मॉडल क्या था अनस? डॉल्टन। और डॉल्टन ने ये कहा था कि भाई, डॉल्टन ने ये कहा था कि एटम जो है ना, एटम के सारे पार्टिकल इतनी सारी जगह में फैले हुए हैं, एटम के सारे पार्टिकल इतनी बड़ी जगह में फैले हुए हैं, और इतनी बड़ी जगह को उसका जो साइज है, जरा पढ़िएगा यहाँ से आपको मेरी बात समझ में आएगी कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पहले साइंसदान बिलीव करते थे कि पूरे एटम का मास और पूरे एटम का चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है पूरे एटम में, और उस एटम का साइज उन्होंने ये डिस्कवर किया था 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 10, 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 10। ठीक है। बताइए ये उन्होंने किस चीज का साइज एज्यूम किया हुआ था? पूरे एटम का। इट इज द साइज ऑफ होल एटम, पूरे एटम का साइज उन्होंने ये एज्यूम किया हुआ था, और इस एटम के साइज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब फैले हुए थे। ठीक है ना, अब सब फैले हुए थे। अच्छा अब इन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल फायर किया। कह रहे हैं अगर अल्फा पार्टिकल, अगर अल्फा पार्टिकल पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता ना, तो इतने डिस्टेंस से डिफ्लेक्ट हो जाता, इतने डिस्टेंस से डिफ्लेक्ट हो जाता। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस के बजाय
इससे भी कम डिस्टेंस से डिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी मैं वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। अभी मैं वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, और पहले बता दूं, वो जो डिस्टेंस आएगा ना, जो डिस्टेंस आएगा, इट विल बी इट विल बी लेस देन, मच मच लेस देन द गिवन डिस्टेंस। गिवन डिस्टेंस है 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। दिस डिस्टेंस इज गिवन, ये डिस्टेंस गिवन है। और जो डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, जहां से वो डिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, जहां से वो डिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, वो डिस्टेंस इससे भी छोटा है। और अगर वो डिस्टेंस इससे भी छोटा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल एटम से रिपेल होकर नहीं आ रहा, बल्कि अल्फा पार्टिकल एटम के सेंटर में कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, उससे रिपेल होकर आ रहा है। और वो जो एटम के सेंटर में जहां से वो रिपेल होकर आ रहा है, वो वाला स्पेस है, अगर वो इतना छोटा स्पेस है, तो इट वुड बी न्यूक्लियस। ये वो न्यूक्लियस होगा जिससे टकराकर या जिससे डिफ्लेक्ट होकर अल्फा पार्टिकल आ रहा है। आई होप को आपको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। मैं दोबारा अल्फाज बोलने की कोशिश करूंगा। लाइबा आपको इन्वॉल्व करूंगा। आपको मैं ज्यादा इसलिए बुलवाना चाहता हूँ, आप अक्टूबर के पेपर में जा रही हैं। अक्टूबर में लाइबा आप जा रही हैं, दोबारा गौर से सुनिएगा मेरी बात। पहले तो इस वाली बात पर आ जाए कि हम बिल्कुल भोले बन गए, हमें नहीं पता कि एटम कैसा होता है। हमने केमिस्ट्री में इतना सारा पढ़ लिया है कि एटम के बीच में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन, लेकिन आज के इस टॉपिक में भोले बन जाए, हमें नहीं पता कि क्या होता है। तो हम गीगर और रदरफोर्ड के जमाने में बैठे हुए हैं, ये दोनों साइंसदान बैठ के बातें कर रहे हैं, और दोनों साइंसदानों को अभी तक पता नहीं है कि एटम कैसा है। तो ये डाल्टन के एटॉमिक मॉडल को लेके बैठे हुए हैं। डाल्टन कहता है कि पूरे एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। तो अल्फा पार्टिकल मैंने फायर किया, अगर ये अल्फा पार्टिकल जो क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है, इतने डिस्टेंस से रिपेल हुआ, तब तो डाल्टन वाली बात सही होगी कि पूरे एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, और वो डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से बहुत छोटा हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फा पार्टिकल किसी बहुत छोटे डिस्टेंस से, बहुत छोटे साइज के ऑब्जेक्ट के करीब से डिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, और वो छोटा सा स्पेस, वो छोटा सा पॉइंट एटम नहीं, बल्कि न्यूक्लियस है। हाँ बेटा लाइबा, कुछ भी बोल दो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। हाँ बेटा लाइबा बोलो, जो भी मैंने बोला है, जिस तरह मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, आप भी कुछ भी बोल दो बेटा। लाइबा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और अगर ये वाला डिस्टेंस जो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, ये एक्सपोनेंट माइनस 10 की मीटर के बराबर का आ गया, तो फिर इसका मतलब है कि रदरफोर्ड और ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। डाल्टन ही सही कह रहा था भाई, पूरे एटम में पार्टिकल फैले हुए हैं। तो हमें पता है भाई, ये डाल्टन की बात गलत है, हमें पता है रदरफोर्ड सही है, लेकिन अभी हम भोले बन गए। आइए वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अभी आप देखिए कि मतलब ये एग्जाम में लिख के नहीं देगा डिस्टेंस कैलकुलेट करें, हमें ये सारी बातें खुद से चेक करना पड़ेगी। तो पहले लिखिए एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है जनाब। डिस्टेंस को बेटा सब्जेक्ट बना रहा हूँ, डिस्टेंस को मैंने सब्जेक्ट भी बना लिया, और सारी की सारी वैल्यूज भी पुट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखा है के, मैं तो के को लिखता हूँ भाई 9 एक्सपोनेंट 9। आपकी मार्किंग स्कीम वाला लिखता है 8.99, आपकी मर्जी है। फिर लिखा हुआ है चार्ज। चार्ज पहले मैं गोल्ड के न्यूक्लियस का लिख देता हूँ। गोल्ड के न्यूक्लियस का चार्ज है 79 ई, 79 ई। और ई होता है बेटा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 90, इट इज 79 ई। उसके बाद अल्फा, सर अल्फा का चार्ज होता है 2 ई, तो ये रहा 2, और उस ई की वजह से इट मेक्स स्क्वायर। ठीक है जनाब। अच्छा बेटा आर स्क्वायर इधर चला गया, फोर्स को नीचे लेकर आ जाओ। फोर्स है 2 न्यूटन, फोर्स है बेटा 2 न्यूटन। टाइम कम है, और असर की नमाज का टाइम भी हमारा भागता जा रहा है, और हम क्लास पढ़ाने में लगे पड़े। आर के ऊपर बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर फेंक के मैंने बना दिया स्क्वायर रूट। अब कोई बच्चा मुझे ये वाला डिस्टेंस निकाल के बता दे भाई। ओए है, -13 आ गया ना, बस शुक्र हो गया जी। 1.3 एक्सपोनेंट -13 मीटर। और अगर ये डिस्टेंस आ गया, तो इस डिस्टेंस को लेकर अब आप देख लीजिए कि अल्फा पार्टिकल पे इतनी फोर्स लगी 2 न्यूटन की, और जब 2 न्यूटन की फोर्स लगी, तो गौर कीजिएगा, ड्यू टू दिस फोर्स अल्फा इज डिफ्लेक्टेड एट
a very small distance, at a very small distance of 1.3 exponent minus 13 meter as compared to एक डिस्टेंस उसने ऊपर दिया हुआ है 1.4 एक्सपोनेंट माइनस टेन, ठीक है. दिस डिस्टेंस फेवर्स न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड दिस डिस्टेंस, कंपेयर करा रहे हैं, उसने बोला था कंपेयर कीजिएगा, ऊपर कहीं लिखा हुआ है कंपेयर करना है आपने, ठीक है, दोनों को कंपेयर करना है. दिस डिस्टेंस प्रेजेंटेड बाय डॉल्टन, और डॉल्टन कह रहा था कि particles are spread in atom. ठीक है ना. अब एग्जाम में तो यार जिसके दिमाग में जो इंग्लिश है कि वो लिखोगे, कॉन्सेप्ट देना टीचर का काम है. हो सकता है मैंने इतनी अच्छी वर्डिंग ना लिखी हो. आप मार्किंग स्कीम पढ़ोगे, मार्किंग स्कीम में आपको बेहतर अल्फाज मिल जाएंगे, ठीक है ना, बेहतर अल्फाज मिल जाएंगे. बल्कि मैं मार्किंग स्कीम में अल्फाज पढ़ के बता रहा हूँ, जरा सुनिएगा. कंक्लूजन दैट अल्फा पार्टिकल मस्ट रीच अ क्लोजर डिस्टेंस टू गिव लार्ज फोर्स एंड दिस रिलेट टू दिस मॉडल. ठीक है जनाब, जो अल्फा पार्टिकल है वो ज्यादा करीब चला गया है, ज्यादा क्लोज चला गया है एज कम्पेयर टू द गिवन डिस्टेंस. गिवन डिस्टेंस था 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, और ये उस टाइम का था जब हम डॉल्टन के जमाने में थे और कंसीडर कर रहे थे कि तमाम पार्टिकल पूरे एटम में स्प्रेड हुए हैं. और बेटा मैं यहीं पे स्टॉप करके एकदम से भागूंगा क्योंकि मेरी क्लास का, अगली क्लास का टाइम और बीच में नमाज का टाइम. अल्लाह हाफिज, कल आगे चलेंगे.